नमस्कार। 15 मार्च के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसमें जी न्यूज के हवाले से कहा गया कि सोमनाथ में बीजेपी की मीटिंग हुई जिसमें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि राष्ट्रपति का ओहदा जो है तो अगले राष्ट्रपति का ओहदा LK एडवाणी को जाना चाहिए। ये गुरुदक्षिणा होगी, गुरुदक्षिणा। राष्ट्रपति का ओहदा गुरुदक्षिणा। राष्ट्रपति वो होता है जो हमारे संविधान का रखवाला है। राष्ट्रपति वो होता है जो सर्वोच्च कमांडर है तीनों सेनाओं का, सुप्रीम कमांडर। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का सरपरस्त है और राष्ट्रपति का ओहदा गुरु दक्षिणा में, ये राष्ट्रपति का ओहदा है या रेवड़ियों का डिब्बा है जो गुरु दक्षिणा में दिया जाएगा? ये राष्ट्रपति का ओहदा है या आगरे की पेठे की मिठाई है जो गुरु दक्षिणा में दी जाएगी? ये राष्ट्रपति का ओहदा है या एकलव्य का अंगूठा है जिसे काट कर गुरु दक्षिणा में दिया जाएगा? बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके मुताबिक LK एडवाणी के खिलाफ सन 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद का जो केस है उसमें LK एडवाणी का नाम दोबारा से शामिल करने की बात की गई है। उस वक्त क्या हुआ था कि LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, इन चारों के खिलाफ सेक्शन 147 माने राइटिंग, दंगा करना, सेक्शन 149 यानी अपराध करना, कमिटिंग ए क्राइम, 153A और 153B स्प्रेडिंग कम्युनल फ्रेंजी, फिरका परस्ती का जहर फैलाना, और 505 क्रिएटिंग इल विल, दुर्भावना पैदा करना लोगों में। ये सारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन लगाए गए थे। इसमें से LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती का नाम निकाल दिया गया था, बाकी नाम रखे गए थे। बाकी नामों में हैं साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया और विनय कटियार, इन तमाम लोगों के नाम हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि नहीं, एडवाणी का नाम जो है उसे निकाला नहीं जा सकता। अब अगर चार्जेस हैं तो राष्ट्रपति का ओहदा कैसे गुरुदक्षिणा में दिया जा सकता है, कैसे? उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाबरी मस्जिद का मामला है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला है, इसको दोनों पार्टियां आपस में बैठकर तय करें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। सरकार शायद इसी के इंतजार में थी। फौरन एक मंत्री का वक्तव्य आया कि सरकार को बहुत खुशी होगी अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। उच्चतम न्यायालय का यह सुझाव अभी के समय में थोड़ा अटपटा इसलिए है कि दोनों पक्ष समान नहीं हैं। यह कहा जा रहा है कि मिल बैठकर बात कर लें। एक तो पक्ष सिर्फ दो नहीं है, पक्ष कई हैं, इसलिए कौन बात करने को तैयार होगा कौन नहीं, दोनों की सहमति चाहिए। दूसरे, समानता इसलिए नहीं है कि इस वक्त केंद्र में और राज्य में सरकार उनकी है जिन्होंने उसी जगह पर मंदिर बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम पक्ष पर, अगर हम सुविधा के लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कहें, तो मुसलमान पक्ष पर एक जबरदस्त दबाव इस वक्त राज्य की उस ताकत का है जो जबरदस्ती की ताकत है, उसका जबरदस्त दबाव है। इसलिए समझौते की बातचीत बिना किसी दबाव के नहीं हो रही है। तीसरे कि अगर उच्चतम न्यायालय का कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि उसमें बैठ गया तो फिर एक दबाव में मुस्लिम पक्ष रहेगा क्योंकि वो पहले से ही कमजोर पक्ष है और उस पर समझौता करने का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, और अगर वो समझौता करने को तैयार नहीं होगा तो सार्वजनिक छवि उसकी बिगड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा सुझाव ही मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाता है और समझौते की किसी भी स्थिति की असंभाव्यता को नजर में नहीं रखता है। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि सन 92 का मामला अभी तक चलता आ रहा है, हमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हमारे मामले लटकते ही रहते हैं, लंबे रहते हैं, उसमें तो VVIP इन्वॉल्व है। सरकार में जो रूलिंग पार्टी है वो खुद पार्टी है इस मामले की, तो वो मध्यस्थता कैसे कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट को अगर मध्यस्थता ही करनी थी, मीडिएट ही करना था, तो इतने साल खामोश क्यों बैठी रही? अपने आप में ये भी सवाल है। तीसरी बात, अगर मध्यस्थता होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो उससे पहले जरूरी है कि इंसाफ हो। जो लोग बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के जिम्मेदार हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, जैसे कि सेक्शन बताते हैं जो मैंने आपको बताया, उनकी क्रिमिनैलिटी, उनका अपराध एस्टैब्लिश किया जाए पहले, उनको सजा हो, उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। इंसाफ इंसाफ तभी कहलाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है
क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, देखते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये तय करती है कि कौन सा देश कितना खुशदिल है, उसके निवासी कितने खुशदिल हैं, उसके नागरिक जो हैं अपने आप को कितना संतुष्ट और कितना खुश पाते हैं। पिछले साल तक 155 में से हमारा नंबर 118 था, जो बहुत नीचे था। इस साल वो और भी नीचे हो गया है, 122 हो गया है। अब ये कैसे तय किया जाता है कि देश की खुशदिली या नागरिक की खुशदिली के आधार क्या हो, पैरामीटर्स क्या हो, बिंदु क्या हो? कुल मिलाकर जो बताए गए हैं वो ये 6 फैक्टर्स बताए गए हैं। एक तो ये है कि इनकम, आमदनी की गारंटी हो, अच्छी आमदनी हो, ठीक आमदनी हो, तो एक तो वो खुशी का आधार बनता है। समझ में आती है बात। दूसरा है हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक सेहतमंद जिंदगी की उम्मीद। ये भी अपने आप में बहुत रीजनेबल बात है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं मांगा जा रहा। लेकिन हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, सरकारी जो पूरा तंत्र है हमारा सेहत का, उसकी हालत देखिए, वो यकीनन खुशी नहीं देता। बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकम को लेकर नौकरियां नहीं बनाई गई हैं, नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही हैं, बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे यहाँ तैयार हो रही है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। तो इनकम और एक लंबी उम्र की उम्मीद, लंबी सेहतमंद उम्र की उम्मीद, दोनों पैरामीटर्स पर हम 122वें नंबर पर हैं 155 में से। आगे बढ़ते हैं। हैविंग समवन टू काउंट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो, सरकारी सपोर्ट सिस्टम हो कि अगर कोई मुसीबत आ गई है या कोई संकट है तो वो सिस्टम आपकी मदद करे। जैसे बहुत से विकासशील देशों में है, विकसित देशों में भी है कि वो सिस्टम मदद करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकारी दफ्तर में भी अगर आप चले जाएं तो आपको हिकारत की निगाह से देखा जाता है। पुलिस नागरिक को शुरू से क्रिमिनल मानकर चलती है कि जरूर इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो हम निर्भर रह पाए, हम डिपेंड कर पाए कि हाँ, हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जो सिटीजन फ्रेंडली है, जो नागरिक की बेहतरी चाहता है, वो हमारे यहाँ नहीं दिखता। तीसरा पैरामीटर ये है हैप्पीनेस का, खुशी का, खुशदिली का। चौथा है जेनरोसिटी, पांचवा है फ्रीडम और छठा है ट्रस्ट। जेनरोसिटी माने फराख दिली। मुझे याद है किसी जमाने में जब श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी प्रधानमंत्री, तो दूध की बोतल के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था। टेलीफोन के लिए 5 साल 6 साल 7 साल इंतजार करना पड़ता था। OYT, दैट इज ओन योर टेलीफोन, नॉन OYT कैटेगरी, ठीक है। स्कूटर के लिए, 2 व्हीलर के लिए 5-5 6-6 साल इंतजार कीजिए। कार के लिए, कार तो खैर बहुत कम लोगों के पास होती थी, मैंने स्केर्सिटी, अभाव जो था, ऐसा लगता था जैसे सरकार की अघोषित नीति है। टैसिटली अंडरस्टूड इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्केर्सिटी। तो ये जो है जेनरोसिटी, इस वक्त ठीक है बाजारवाद चल रहा है, लेकिन आमदनियां ना होने की वजह से या कम होने की वजह से वो जेनरोसिटी, वो फराक दिली दिखती नहीं है कहीं पर भी, बल्कि अभाव ही दिखता है। अभाव, आधे अधूरे, एक नाटक था मोहन राकेश का लिखा हुआ है, अभी भी आधे अधूरे लोग जी रहे हैं जिंदगी। फ्रीडम एंड ट्रस्ट, अब हम कितने आजाद हैं और हम कितना विश्वास करें औरों पर, और कितना हम पर विश्वास करें। कुल मिलाकर सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में ही लोगों की जिंदगी बीत रही है। किस तरह 2 से 2 मिलाकर उसको 22 बनाया जाए और जिंदगी आगे जी जाए। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं एक बार फिर दोहराता हूं। इनकम यानी आमदनी, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक सेहतमंद उम्र की उम्मीद, और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो मुसीबत के वक्त काम आ सके, जिस पर निर्भर किया जा सके। फराख दिली, जेनरोसिटी वो हो, आजादी और ट्रस्ट, आस्था, विश्वास। इन सारे पैरामीटर्स पर हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, इथियोपिया से भी पीछे हैं, सोमालिया से भी पीछे हैं। 155 देशों की सूची में सोमालिया 93 नंबर पर है, इथियोपिया 119 नंबर पर है, पाकिस्तान 80वें नंबर पर है, नेपाल 99 नंबर पर है, भूटान 97 पर, बांग्लादेश 110 पर और श्रीलंका 120 पर है, और हम श्रीलंका से भी नीचे 122वें नंबर पर हैं। कुल देश 155 है। हम खुश दिल कैसे बनेंगे?
जिस दिन हमारे माहौल से फिरका परस्ती का जहर जाएगा, जिस दिन इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा की भावनाएं जाएंगी, हम भी खुश होना जानते हैं, खुश रहना भी जानते हैं, लेकिन फिलहाल हालात मुकाबिल नहीं है, यही ये रिपोर्ट कहती है।